रखा है। हमारा मोहल्ला एक पुरसुकून और खुशगवार जगह था जहां हर घर दूसरे घर से वाबस्ता था, गोया सब एक ही खानदान का हिस्सा हूँ। गलियों में शाम के वक्त बच्चे खेलते, बुजुर्ग चारपाइयों पर बैठकर गुपशप करते और औरतें एक दूसरे के घर आकर हाल अहवाल पूछती रहती। मेरी हमसायगी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम इज़े था। इज़े सीधी साधी, नरम दिल और मेहनती लड़की थी जो अपने घर के कामों में हमेशा मशगूल रहती थी। इज़े का एक छोटा भाई था अरसलान, जो देखने में मासूम और शरारती सा बच्चा था। उनके वालिदैन किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे और यूं घर में सिर्फ इज़े और अरसलान ही रह गए थे। उनका दिन भी मामूल के मुताबिक गुजरा। सुबह सवेरे इज़े ने घर की सफाई की, अरसलान को नाश्ता दिया और फिर दोनों अपने कामों में लग गए। दोपहर के वक्त अरसलान ने कहा कि उसे थोड़ी थकन और कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेकिन इज़े ने यह समझा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए इसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। शाम होते ही अरसलान ने खाना खाने से इनकार कर दिया और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हुआ मैं एक खुशगवार ठंडक थी। इज़े अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी जब उसे अरसलान के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन उठी और भागती हुई इसके कमरे में गई। अरसलान बिस्तर पर कांप रहा था और उसका जिस्म गर्मी से जल रहा था और उसकी आंखें नीम बेहोशी की हालत में थीं। इज़े ने फौरन इसका माथा छुआ तो घबरा गई क्योंकि उसे बेहद तेज़ बल्कि हद से ज़्यादा तेज़ बुखार था। इज़े ने घबराहट में पूछा कि अरसलान, तुम ठीक हो? अरसलान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि आपी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सर भी बहुत दर्द कर रहा है, पानी दे। इज़े ने फौरन पानी का गिलास ला कर दिया, लेकिन हालत बेहतर होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार बेसुकूनी से करवटें बदल रहा था और कभी कभी बेहोशी में बातें भी कर रहा था जो बुखार की शिद्दत की निशानी थी। इज़े का दिल दहुल गया। घर में कोई बड़ा इंसान नहीं था, न वालिद न वालिदा, और मोबाइल फ़ोन भी चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से बंद पड़ा था। उसने सोचा कि किसी पड़ोसी के घर जाकर मदद तलब करे, लेकिन रात के इस पहर में दरवाज़ा खटखटाना भी अजीब महसूस हो रहा था। फिर भी अरसलान की हालत देखकर उसने हिम्मत की और दोपट्टा संभालते हुए बाहर निकल गई। गली में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। इज़े का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो सीधा मेरे घर की तरफ भागी क्योंकि हमारे घर की बैरूनी बत्ती अभी जल रही थी, जिससे उसे लगा कि शायद कोई जाग रहा हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, पहले हल्की फिर थोड़ी तेज। मैं इस वक्त कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। दस्तक की आवाज़ सुनकर फौरन दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने इज़े खड़ी थी। इसकी सांस फूली हुई थी, चेहरा परेशानी से सुर्ख था और आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसने कहा कि भाई साहब, माफ़ करना इतनी रात को, लेकिन मेरे भाई को बहुत तेज़ बुखार है, घर में कोई नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसकी आवाज़ में खौफ और बेचारगी थी। मैंने इसे फौरन अंदर आने का इशारा किया और कहा कि घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ है, तफसील से बताओ। इज़े ने रोते हुए बताया कि अरसलान को शाम से कमज़ोरी थी और अब बहुत तेज़ बुखार बढ़ गया है, वो बेहोशी की हालत में है। ये सुनते ही मैंने अपनी वालिदा शमीला को आवाज़ दी, जो इस वक्त जाग रही थी। वालिदा ने जल्दी से दोपट्टा सर पर रखा और बाहर आ गई और पूछा कि क्या हुआ बेटा। इज़े ने दोबारा सारी बात सुनाई। वालिदा ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह खैर करे, चलो चलो फ़ौरन चलते हैं, बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब होने से पहले कुछ करना होगा। इसी दौरान इज़े ने मुझसे एक ख़ास बात कही कि भाई साहब, अगर हो सके तो मुझे एक ठंडी बोतल ला दें, मैं अपने भाई के लिए दूध सोडा बना दूंगी, शायद इससे थोड़ा सुकून मिल जाए और जिस्म की गर्मी में कमी आए। यह हमारे घरों में एक पुराना तरीका था कि बुखार में दूध और सोडे का मशरूब जिस्म को हल्की ठंडक देता है और बेचैनी कम करता है। मैंने बगैर किसी ताख़ीर के फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकाली और उसे दे दी। इज़े ने कांपते हाथों से बोतल ली और शुक्रिया अदा किया। इसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान झलका, गोया इसे लगा कि अब शायद कुछ बेहतरी आएगी।
लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ एक बोतल देने से मसला हल नहीं होगा, इसलिए मैंने और वालिदा ने फौरन इज़े के साथ जाने का फैसला किया। हम तीनों जल्दी से इज़े के घर पहुंचे। कमरे में दाखिल होते ही मंजर देखकर दिल दहल गया। अरसलान बिस्तर पर बेसुकूनी से करवटें बदल रहा था। इसका चेहरा सुर्ख था, होंठ खुश्क हो रहे थे और वो हल्की आवाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वालिदा शमीला ने इसका माथा छुआ और तशवीश से कहा कि बुखार वाकई बहुत तेज है, ये मामूली बात नहीं, हमें फौरन इक़दामात करने होंगे। वालिदा ने इज़े को हिदायत की कि ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर लाए। इज़े ने फौरन ऐसा किया। वालिदा ने कपड़ा अरसलान के माथे, गर्दन और हाथों पर रखना शुरू कर दिया ताकि जिस्म का दर्जा हरारत कम हो। इसी दौरान मैंने सोडे और दूध का मशरूब तैयार किया जैसा कि इज़े ने बताया था। अरसलान को आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मशरूब दिया गया। पहले तो इसने मना किया, लेकिन वालिदा की नरमी और प्यार से बात करने पर वो थोड़ा थोड़ा पीने पर राजी हुआ। वक्त गुजरता गया। रात के गहरे सन्नाटे में सिर्फ हमारी आवाज़ें और अरसलान की कमज़ोर सांसें सुनाई दे रही थी। कभी कभी अरसलान नींद में बेचैनी से बोलता और इज़े फौरन इसके पास जाकर उसे तसल्ली देती। वालिदा शमीला ने इज़े से कहा कि बेटा तुम भी थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं देख लेती हूँ। लेकिन इज़े ने इनकार किया कि नहीं आंटी, मैं अपने भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। इसकी आंखों में भाई के लिए मोहब्बत और फिक्र साफ नजर आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब खड़ा रहा, कभी पानी लाता और कभी वालिदा को कोई चीज़ पकड़ता और कभी सोचता कि सुबह होते ही करीबी मेडिकल स्टोर से दवा ले आऊँगा। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तो अरसलान की हालत में थोड़ी तब्दीली आने लगी। इसका बुखार जो पहले बहुत ज्यादा था अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ठंडे कपड़ों और दूध सोडे के मशरूब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अरसलान की बेचैनी कम हुई और वो कुछ देर के लिए सुकून से सो गया। इज़े ने यह देखकर सुकून का सांस लिया। उसने वालिदा का हाथ थामा और कहा कि आंटी, अगर आप लोग ना आते तो मैं नहीं जानती क्या होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वालिदा शमीला ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि परेशान ना हो बेटा, हम सब एक दूसरे के लिए हैं, यही हमसगी का हक है। सुबह की पहली किरणें जब खिड़की के अंदर आईं तो अरसलान ने आंखें खोली। बुखार पहले से काफी कम था और उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। उसने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुझे बेहतर लग रहा है। ये सुनकर इज़े की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी और सुकून के थे। इसने अरसलान का हाथ थामा, कहा कि अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो रहे हो। मैंने कहा कि मैं जाकर दवा लेकर आता हूँ। सुबह हो चुकी है और दुकानें खिलने वाली हैं। मैं करीबी मेडिकल स्टोर पर गया और बुखार की दवा ले आया। अरसलान को दवा दी गई और उसे मजीद आराम करने की हिदायत की। दिन चढ़ते ही अरसलान की हालत में नुमाया बेहतरी आ गई और वो हल्की फुल्की बातें भी करने लगा। इस वाक़ये के बाद इज़े अक्सर मेरे घर आने लगी, कभी शुक्रिया अदा करने के बहाने तो कभी कोई चीज़ लेने देने के बहाने। वालिदा शमीला भी इसे बहुत पसंद करने लगे और उसे अपनी बेटी जैसा समझने लगे। इज़े और मेरी मुलाकातें आपस में बढ़ने लगे और बातों बातों में हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। वो रात जो खौफ और परेशानी से भरी थी, हमारे लिए एक नए रिश्ते की बुनियाद बन गई। एक दिन इज़े मेरे घर आई और उसने कहा कि आपको पता है, इस रात के बाद से मेरे दिल में आपके लिए एक अजीब सी इज्जत और कदर पैदा हो गई है। मुझे लगा कि मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही असल में अपना होता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे भी इस रात एहसास हुआ कि इंसानियत और ख्याल रखना ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान ये कदर और एहसास आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की शक्ल इख्तियार करने लगा। न कोई फिल्मी मोहब्बत थी और न ही अचानक होने वाला जज्बाती फैसला, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत थी जो ख्याल रखने, फिक्र करने और मुश्किल वक्त में साथ देने से पैदा हुई थी। इज़े और अरसलान का ख़ानदान हमारे ख़ानदान से मज़ीद करीब आ गया और दोनों घरों में आना जाना बढ़ गया। महीनों बाद जब इज़े और मैंने दिल की बातें एक दूसरे से की तो उसने कहा कि मुझे पहले कभी अंदाज़ा नहीं था कि मोहब्बत इस तरह भी शुरू हो सकती है, किसी की मदद करने से, किसी का साथ देने से।
میں نے جواب دیا کہ محبت ہمیشہ بڑے بڑے واقعات نہیں لاتی، بلکہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سینے کی ایک ٹھنڈی بوتل اور رات بھر کا ساتھ بھی دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔